हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का रिवीजन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का रिवीजन, तो ध्यान रहे कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जितना भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, हम लोग उस पूरे मैटर को कॉन्साइज करते हैं और एक साथ पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो मैंने आपको बताया था जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब जो होता है उसको हम लोग बोलते क्या है, डाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था। डाइजेशन का मीनिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, फूड की क्या होती है, हाइड्रोलिसिस। बात समझ में? ये डाइजेशन की मीनिंग है। अब उसके बाद तेरा मीनिंग, उसका हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। तो मैंने बताया था कि जो भी डाइजेशन की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो डाइजेशन की डेफिनेशन होता क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का कन्वर्जन सिंपल फूड सब्सटेंस हो, और इतना सिंपल हो कि आसानी से क्या हो जाए, आसानी से क्या हो, आसानी से वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन का डेफिनेशन। तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस are convert in, complex food substance are convert in simple food substance. Complex food substance are converted into simple food substance in absorbable form. Absorbable form called digestion. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, फूड का। हम लोग बात किए थे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड आर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए फूड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इसी फूड को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बिहाफ पर, on the basis of energy, एनर्जी के बिहार पर हम लोग फूड को 2 पार्ट डिवाइड किए थे। एक बोला गया था क्या, मेजर फूड, और दूसरे बात किया गया था माइनर फूड। मेजर फूड एंड माइनर फूड। मेजर फूड वे सब्सटेंस होते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उन फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर फूड। और जो माइनर फूड होते हैं इसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होता, नो एनर्जी रिलीज। मतलब माइनर फूड हमें एनर्जी नहीं देता, मेजर फूड क्या करता है, एनर्जी देता है। अगर हम मेजर फूड की बात करें तो हम लोग बात करते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट, मेजर फूड हम लोग बात करते हैं प्रोटीन, मेजर फूड हम लोग बात करते हैं लिपिड। अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड इनकी बात करें, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी या मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, या हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, या इसे बोला जाता है प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल ऑफ फूड। प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल ऑफ फूड इसको बोलते हैं। और जो माइनर फूड होता है इससे कोई एनर्जी नहीं मिलता, इसको हम लोग एनर्जी के फॉर्म यूज नहीं करते। इसमें एक आएगा विटामिन्स, एक आएगा मिनरल्स, और एक हम लोग बात करते हैं वाटर। विटामिन्स एंड मिनरल एंड वाटर एक क्या है, माइनर फूड है, और ये क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। इससे इसको हम लोग एनर्जी के लिए यूज नहीं करते। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, आगे हम लोग बात करें, ये जो फूड है ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी। और कभी भी फूड जो होता है एनर्जी जब प्रोवाइड करता है, तो फूड का यूज कभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग फूड को यूटिलाइज नहीं करते। कोई भी फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं करती, बल्कि किसके लिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का कन्वर्जन सिंपल फूड सब्सटेंस में इतना सिंपल हो तो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन।
जो डाइजेशन होता है इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, दो मेथड्स या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक मेथड्स या प्रोसेस हम लोग बोलते हैं जिसका नेम है या जिसको वर्क कराता है, जिसकी वजह से वो वर्क होता है, हम लोग बोलते हैं इनामेल। टीथ का जो इनामेल होता है वो परफॉर्म करता है, और दूसरा जो हमारे बॉडी का केमिकल से वो परफॉर्म करता है, तो हम लोग बोलते हैं एक मैकेनिकल मेथड्स, इनामेलर टीथ, और दूसरा एंजाइम्स, तो बोले तो क्या केमिकल्स मेथड्स। जो केमिकल मेथड्स होता है इसमें एंजाइम्स होती हैं, हम लोग इस नेम में जोड़ देते क्या है, बायो, तो पूरा नेम क्या हो जाता है, बायो केमिकल मेथड्स। तो मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड, इसका ब्रेकडाउन डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड फिर कन्वर्ट होगा मोनोसैकेराइड में, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन हो, इतना सिंपलेस्ट हो कि क्या हो जाए, एब्जॉर्ब। तो कभी भी पॉलीसैकेराइड एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो पॉलीसैकेराइड कन्वर्जन डाइसैकेराइड में, तो डाइसैकेराइड कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। और उसके बाद डाइसैकेराइड के बाद आता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड क्या होता है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे हम लोग बात करें पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में, माल्टोज का कन्वर्जन ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के दो मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन। अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, ये क्या होगा, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो पॉलीसैकेराइड में स्टार्च कन्वर्ट होगा डाइसैकेराइड माल्टोज में, माल्टोज कन्वर्ट होगा मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड क्या होगा, आसानी से एब्जॉर्ब। हम लोग किसकी बात कर लिए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। आगे हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अगर इसी मैकेनिज्म हम लोग देखें, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात की थे, वैसे हम लोग प्रोटीन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैसे हम लोग लिपिड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोटीन और लिपिड को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग टू पार्ट डिवाइड करिए। डाइजेस्टिव सिस्टम किसका, ह्यूमन बीइंग का। इसमें एक है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीआईटी, चाहे एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे चाहे जीआईटी बोल रहे, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और दूसरा हम लोग बात करते हैं, नेम क्या है, नेम है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं माउथ के बाद फायरिंग्स के बाद ओइसोफेगस के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है ड्यूोडेनम, एक होता है जेजुनम, और ये होता है इलियम। फिर इलियम खुलता है कहां पर, इलियम खुलता है हम लोग बोलते हैं, इलियम खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, इलियम खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जिस पार्ट में खुलता है उसको हम लोग बोलते हैं सीकम, दूसरा पार्ट है कोलोन, तीसरा पार्ट है रेक्टम। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन का जो रेक्टम है ये ओपन होगा एनस के थ्रू आउटसाइड। ध्यान दें, ये जो इलियम है, इलियम और सीकम दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। और जहां पर इनका जंक्शन पॉइंट होता है, इस जंक्शन क्या होता है, स्फिंक्टर, और इस स्फिंक्टर को हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ, या ऐसे बोलें, चाहे स्फिंक्टर बोलें चाहे आप बोलें वाल्व, चाहे स्फिंक्टर बोलें चाहे इसको बोले वाल्व। और इस वाल्व का नेम क्या है, इस वाल्व का नेम है इलियोसिकल वाल्व। इसका पूरा नेम है इलियोसिकल वाल्व। कहां है, नेम से क्लियर है, इलियम और सीकम के बीच में। ये क्या करता है,
ए इलियोसिकल वाल्व ए सीकम के कंटेंट को इलियम में जाने से रोकता है टू प्रिवेंट बैकफ्लो, टू प्रिवेंट बैकफ्लो। आगे हम लोग ऐसे बात करें, मैंने आपको बता रखा है, जैसे मान लो ये माउथ है, बक्कल कैविटी, माउथ, माउथ के अंदर का स्पेस बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ऊपर नोज है, नेजल कैविटी, इधर हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेस, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फायरिंग्स। ये फायरिंग्स है, फायरिंग्स है। फायरिंग्स आगे चल करके ओपन होता है टू ओपनिंग में, एक बोलते हैं ट्रैकिया, या ऐसे बोले इसमें ट्रैकिया और ओशोफेगस दो पार्ट आकर खुलते हैं, टू पार्ट आकर खुलते हैं। जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम लोग यहीं पर क्लोज कर दें क्योंकि इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओशोफेगस, ओशोफेगस आएगा, और जो ओशोफेगस होता है डायफ्राम को क्रॉस करके, डायफ्राम को क्रॉस करके, ये डायफ्राम है, डायफ्राम क्रॉस करके ओशोफेगस कहां आता है, ओशोफेगस आता है, हम लोग बात करते हैं, नेम है स्टमक, स्टमक खुलेगा। स्टमक क्या होता है, जैसे अब जो स्टमक है, एक स्टमक आगे चल करके खुलेगा कहां पर, ड्यूडनम में, ये ड्यूडनम खुलता है, हम लोग इस सारे की बात कर चुके हैं। जो ड्यूडनम है आगे चल करके ओपन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बात किए हुए थे, इसको कोलन, ये कोलन का पार्ट है, और यहां पर ये लगा हुआ है सीकम, सीकम ब्लाइंड से, और सीकम जो आउटग्रोथ होती है इसको क्या बोलते हैं, वर्मीफर अपेंडिक्स। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं कोलन, ये कोलन है, और इसको बोल रहे हैं क्या, रेक्टम। इतना पार्ट एसेंडिंग कोलन, ये पूरा पार्ट ट्रांसवर्स कोलन, और ये पार्ट जो है डिसेंडिंग कोलन, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, सिग्मोइड कोलन। मतलब कोलन के आपको चार पार्ट दिख गए, कोलन के चार पार्ट दिख गए, एक हुआ एसेंडिंग कोलन, दूसरा हुआ ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा हुआ डिसेंडिंग कोलन, और नेक्स्ट क्या हुआ, सिग्मोइड कोलन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम। अब इसके अंदर पेरिटोनियम का बना हुआ मेम्ब्रेन है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, और इसी के अंदर क्या होता है, ये आकर के ड्यूडनम ट्रांसवर्स कोलन के पोस्टीरियर से इस पेरिटोनियम के अंदर इंटर करता है, और जहां पर ये जुड़ेगा किससे, देखिए ड्यूडनम जुड़ेगा जेजुनम से, ये जेजुनम है, ये जेजुनम है। जेजुनम जो होता है एक क्वाइल स्ट्रक्चर, दे आर द जेजुनम, क्वाइल स्ट्रक्चर। अब फिर जेजुनम किससे जुड़ा होता है, जेजुनम जुड़ा होता है इलियम से, जेजुनम जुड़ा होता है इलियम से, इलियम से, इलियम क्या है, हाईली क्वाइल्ड, इलियम क्या है, हाईली क्वाइल्ड। और फिर इलियम इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएगा एसेंडिंग कोलन के जस्ट बिलो, सीकम से क्या होता है, अटैच होता है, दे आर द सीकम। सीकम की आउटग्रोथ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। चलिए देखें, माउथ, माउथ है, माउथ के अंदर की ओरल कैविटी, माउथ के ऊपर क्या है, नोज, नेजल कैविटी। ये दोनों ओपनिंग कहां हुआ, फायरेंस के एंटीरियर में, फायरेंस के एंटीरियर में दो ओपनिंग, और फायरेंस के पोस्टीरियर में ये टू ओपनिंग, एक ट्रैकिया, ये है ओशोफेगस। तो फायरिंग्स में फोर ओपनिंग है, फायरिंग फोर ओपनिंग, एंटीरियर साइड में नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, पोस्टीरियर साइड में ओशोफेगस, ट्रैकिया, चार ओपनिंग होती है। इस वजह से फायरिंग हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज। फायरिंग्स क्या बोलते हैं, कॉमन पैसेज। फायरिंग्स को मैंने आपको बताया था, फायरिंग जो होता है इसके तीन पार्ट होते हैं। जितने पार्ट में नोज की ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं नेजोफायरिंग्स,
जितने पार्ट में ओरल कैविटी की ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं क्या है, ओरोफैरिंग्स। और इस ट्रैकिया के माउथ क्या होता है, लैरिंग्स, हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंजियोफैरिंग्स। ख्याल करिए ये जो नेजोफैरिंग्स है, ये नेजोफैरिंग्स किससे जुड़ा होता है, ये नेजोफैरिंग्स जुड़ा होता है मिडिल ईयर से, किसके थ्रू, स्टाइकियन ट्यूब के थ्रू। ये जुड़ेगा किससे, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर किससे जुड़ा होता है, मिडिल ईयर जुड़ा होता है किसके थ्रू, स्टाइकियन ट्यूब के थ्रू। इसके बाद हम लोग डिटेल करेंगे रेस्पिरेशन में। फायरिंग के बाद हम लोग चलते हैं कहां पर, ओशोफेगस में। मैंने आपको बताया था कि फायरिंग कंप्लीट हो गया, फायरिंग बाद चले ओशोफेगस में। जो ओशोफेगस होता है, जो ओशोफेगस होता है, ओशोफेगस की लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ए थिन लॉन्ग ट्यूब, थिन लॉन्ग ट्यूब, ए थिन लॉन्ग ट्यूब होती है, थिन लॉन्ग ट्यूब। कहां से प्रेजेंट होगा, नेक रीजन से, ऊपर नेक है, ए थोरैक्स है, passes from neck and thoracic cavity and to cross the diaphragm। ये डायफ्राम है, डायफ्राम को क्रॉस करके किससे जुड़ेगा, स्टमक से। डायफ्राम को क्रॉस करके कहां जुड़ेगा, स्टमक से। तो मैंने आपको बताया कि जो ओशोफेगस है 25 सेंटीमीटर होता है, थिन लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होता है, नेक रीजन से स्टार्ट होता है, नेक रीजन से स्टार्ट होगा, थोरेसिक कैविटी को पास करते हुए डायफ्राम को क्रॉस करके स्टमक से आकर जुड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो ओशोफेगस है, इस ओशोफेगस की बात कर रहे हैं, जो ओशोफेगस है इस ओशोफेगस की बात कर रहे हैं, तो कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट पोस्टीरियर टू ट्रैकिया। ट्रैकिया के पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है कौन, ओशोफेगस। आगे चले, ओशोफेगस किससे जुड़ा होता है, स्टमक से। यहां क्या प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर। इसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का नेम क्या है, ए स्टमक है, स्टमक क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक, क्या ओशोफेगस। स्फिंक्टर का नेम क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक ओशोफेगस स्फिंक्टर। ओशोफेगस स्फिंक्टर, गैस्ट्रिक ओशोफेगस स्फिंक्टर। अब जो स्टमक है, अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक जो होता है जे शेप होता है। स्टमक क्या होता है, जे शेप, देखिए ये जे शेप है। स्टमक क्या होता है, जे शेप होता है। ये जो स्टमक होता है इसकी जो कैपेसिटी है 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। जो स्टमक है ये क्या करता है, ये स्टोर करता है 4 से 5 घंटे फूड स्टोरेज होता है। 4 से 5 घंटे तक फूड क्या होता है, स्टोर रहता है। अब स्टमक के बाद हम लोग बात करते हैं ड्यूडनम। स्टमक की बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडनम। मैंने आपको बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो लेंथ होती है 6.25 मीटर इसकी लेंथ होती है। इनमें से जो ड्यूडनम होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। जो जेजुनम होता है इसकी जो लेंथ होती है 2.5 मीटर। और जो इलियम होता है इसकी जो लेंथ होती है 3.5 मीटर। इसका मतलब इलियम जो होती है सबसे बड़ी होती है। आगे देखिए, ये जो ड्यूडनम है, ये ड्यूडनम कैसा है, ड्यूडनम होता है सी शेप। ड्यूडनम क्या है, ड्यूडनम सी शेप। ड्यूडनम क्या होता है, सी शेप होता है। और ड्यूडनम के जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है, कॉन्केव सरफेस। और बाहर का सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्केव। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव सरफेस। आगे देखें,
ये जो ड्यूडेनम का कॉन्केव सरफेस है, इस कॉन्केव सरफेस में प्रेजेंट होता है, इस कॉन्केव सरफेस में प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज है, ड्यूडेनम की कॉन्केव सरफेस क्या होता है? पैनक्रियाज। आगे ड्यूडेनम किससे जुड़ेगा? जेजुनम से। ये रहा जेजुनम, जो ब्लू कलर दिख रहा है, जेजुनम। इसको हम लोग बोल रहे हैं हाईली क्वाइल्ड नहीं होता, बल्कि हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्वाइल स्ट्रक्चर, क्वाइल स्ट्रक्चर। और जेजुनम किससे जुड़ेगा? इलियम से। इलियम जो होता है ये हाईली क्वाइल्ड। इलियम क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड। आगे हम लोग बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन का करेक्ट सीक्वेंस, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और इलियम कहां जुड़ेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 1.5 मीटर। ध्यान रहे, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ क्या होती है? 6.25 मीटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की है, फिर भी इसको क्या बोल रहे हैं? ये छोटी है, स्मॉल है, लेकिन इसको लार्ज बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो लार्ज और स्मॉल जो वर्ड है किसके ऊपर डिपेंड होता है? ल्यूमेन के डायमीटर के ऊपर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन का डायमीटर ज्यादा होता है, जबकि इसकी लेंथ क्या होती है? स्मॉल से कम होती है। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम किससे जुड़ेगा? सीकम से। इन दोनों के बीच क्या प्रेजेंट था? इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व क्या करता है? सीकम के फूड को इलियम में जाने से क्या कर देता है? प्रिवेंट। अब बात करते हैं सीकम की। एरासीकम, सीकम, सीकम क्या है? सीकम में ब्लाइंड सैक है। सीकम एक ब्लाइंड सैक, सीकम एक ब्लाइंड सैक है। इस सीकम क्या होता है? सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां होता है? सीकम प्रेजेंट होता है। सीकम में सीकम का फंक्शन, जो सीकम का फंक्शन है सेलुलोज डाइजेशन। सेलुलोज डाइजेशन। हम लोग बात करते हैं वर्मीफर अपेंडिक्स। ये क्या है? आउटग्रोथ ऑफ सीकम। ये सीकम की क्या है? आउटग्रोथ। सीकम की क्या होती है? आउटग्रोथ। अब सीकम के बाद हम लोग बात करते हैं कोलन की। कोलन की बात करें, देखिए कोलन के 4 पार्ट, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। तो ये रहा इसको हम लोग बोल रहे हैं एसेंडिंग कोलन, इसको बोल रहे हैं ट्रांसवर्स कोलन, इसको बोल रहे हैं डिसेंडिंग कोलन और इसको बोल रहे हैं क्या? सिग्मोइड कोलन। और ये क्या है? रेक्टम। और इसको क्या बोल रहे हैं? एनस। ये रहा सीकम और सीकम की आउटग्रोथ वर्मीफर अपेंडिक्स। ये जो कोलन होता है, कोलन में एक प्रेजेंट होता है 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स। 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं, 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं। थ्री लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स हैं। इसके नंबर कितने हैं? 3। और इसमें क्या है? छोटे छोटे पाउच दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल पाउच। और जो स्मॉल पाउच है इसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड हेस्टा। हेस्टा। तो
तो अब 3 लॉन्गिट्यूडिनल बैंड और हेस्टा, ये दोनों लोग क्या करेंगे, ये दोनों लोग की वजह से सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन इन कोलन। लेकिन ध्यान रहे, जितना वाटर लार्ज इंटेस्टाइन को मिलता है, वाटर का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जितना वाटर आता है, उनमें से कोलन में सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि कोलन में प्रेजेंट होता है 3 लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स और हेस्टा नेम का पाउच। इसकी वजह से आया हुआ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट को मिलना है, तीनों पार्ट में सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां होगा, कोलन में। बात समझ में, ये बात ध्यान रहे। उसके बाद रेक्टम जो होता है, रेक्टम एक ऐसा पार्ट है जिसमें रेक्टम में टेम्पोररी अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। टेम्पोररी अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एनस की, तो एनस क्या है, एनस जो होता है पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसकी ओपनिंग रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर, ओपनिंग रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर के थ्रू रेगुलेट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर ओपनिंग माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग क्या होता है, एनस। बात समझ गई? तो थोड़ा सा हम लोग माउथ को एक्सप्लेन करें, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल में यहां आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इसके सीक्वेंस याद रखना है। पहले ड्यूडेनम आएगा, फिर जेजुनम आएगा, फिर इलियम आएगा, या आपको ऑर्डर मिलेगा इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम। मतलब उल्टा भी मिल सकता है, सीधा भी मिल सकता है, दोनों सीक्वेंस आपको याद रखना है। बात करते हैं माउथ को हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये जो माउथ है, माउथ के अंदर का जो स्पेस है, हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ हैज स्पेस, और जो स्पेस है, इस पूरे स्पेस को हम लोग 2 पार्ट डिवाइड कर रहे हैं। एक बोल रहे हैं क्या, वेस्टिब्यूल, और दूसरे बोल रहे हैं क्या, बक्कल कैविटी, या इसे बोलते हैं ओरल कैविटी। जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल आउटर साइड से और इनर साइड से घिरा होता है। आउटर साइड ए लिप्स, चिक, और इनर साइड गम और टीथ। तो आउटर साइड लिप एंड चिक, और इनर साइड में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गम एंड टीथ। अब टीथ के इनसाइड चले तो पूरा जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, बक्कल कैविटी। और इस बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, पैलेट। बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, टंग्स। बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलते हैं टीथ। पैलेट की बात करें, देखिए ये रहा पैलेट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जिसको बोल रहे हैं बक्कल कैविटी। ये है नोज की नेजल कैविटी, ठीक। और इधर हम लोग बना लें क्या, मान लो फेरिंग्स। तो ये है पैलेट, दे आर द पैलेट। ये क्या है, पैलेट है। तो पैलेट क्या है, पैलेट ये बक्कल कैविटी का रूप बनाता है, बक्कल कैविटी का रूप बनाता है। पैलेट क्या करता है, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग करता है। दे आर द पैलेट।
ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग करता है, क्योंकि बक्कल कैविटी का रूप बना रहा है। नेक्स्ट, जो पायलेट होता है, इस पायलेट के दो पार्ट, देखिए जो आपका टंग का टिप है, अगर ऊपर की तरफ ले जाएं टीथ के बेस के पास, ऊपर की तरफ टीथ के बेस के पास ले जाएं, तो टंग के टिप को अपर जाके टीथ के बेस से टच कराएं और धीरे धीरे टंग को पीछे की तरफ मोड़ते जाएं, धीरे धीरे टंग को पीछे की तरफ मोड़ते जाएं, लेकिन ध्यान रहे टंग का टिप पायलेट को टच किया हो। तो स्टार्टिंग आपको क्या मिलता है? हार्ड। तो इधर बोलते हैं हार्ड पायलेट। जितना पार्ट हार्ड है, आप टंग के टिप को ऐसे टच करा करके पीछे की तरफ मोड़ते हुए जाएं, देखिए टंग का टिप पायलेट को टच किया हो, तो जितना पार्ट या जब तक आपके टंग का टिप टच किया होगा वो पूरा हार्ड फील होगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा टंग का टिप पायलेट को टच करना धीरे धीरे छोड़ने लगेगा, वहीं से स्टार्ट हो जाता है सॉफ्ट पार्ट। और जो सॉफ्ट पायलेट है, इस सॉफ्ट पायलेट पर एक प्रेजेंट होता है फ्लैप। सॉफ्ट पायलेट प्रेजेंट होता है फ्लैप। इस फ्लैप क्या बोलते हैं? इस फ्लैप बोला जाता है यूबुला। यूबुला बोले तो तुबुला नहीं, ये क्या है? यूबुला। जब हम लोग फूड की स्वॉलोइंग करते हैं, यूबुला क्या होगा? ये फायरिंग हो जाएगा स्वॉलोइंग के टाइम पर, और फायरिंग आने के बाद यूबुला ऊपर की तरफ जाएगा और नेजल कैविटी की ओपनिंग को क्या कर देगा? क्लोज, जिसकी वजह से ओरल कैविटी की ओपनिंग ओपन हो जाती है कहां पर? फायरिंग्स में, और आसानी से ओरल कैविटी का फूड ये कहां पहुंच जाएगा? ओरल कैविटी का फूड कहां पहुंच जाएगा? फायरिंग्स में। नेक्स्ट, पायलेट के बाद हम लोग बात करते हैं टंग्स की। जो टंग्स होता है, टंग्स की बात करें, जो टंग्स है, टंग्स बक्कल कैविटी का फ्लोर बनाता है, और पायलेट क्या बनाता है? बक्कल कैविटी का रूफ है और नीचे फ्लोर। तो बक्कल कैविटी का या ओरल कैविटी का फ्लोर क्या है? पायलेट और रूफ, सॉरी, ओरल कैविटी का रूफ क्या है? पायलेट। ओरल कैविटी का रूफ क्या है? पायलेट। और फ्लोर क्या होता है? टंग्स। ये जो टंग्स होता है वॉलंटरी मसल्स का बना होता है। टंग जो होता है वॉलंटरी मसल्स का बना होता है। जो टंग होता है पैड लाइक स्ट्रक्चर, या ऐसे बोले मस्कुलर पैड लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर पैड लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है। टंग का जो अपर सरफेस होता है, इस पर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं क्या, या ऐसे बोले टंग का जो अपर सरफेस होता है उस पर प्रेजेंट होता है पैपिला। पैपिला प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस, अपर सरफेस प्रेजेंट होता है। आगे चलें, ये पैपिला होता है, इस पैपिला में टेस्ट बड होता है, टेस्ट बड होता है। और जो पैपिला होते हैं, पैपिला चार टाइप के पैपिला होते हैं, चार टाइप के पैपिला होते हैं। इसमें से एक पैपिला है हम लोग बोलते हैं सरकमवाइलेट, सरकमवाइलेट पैपिला। इसका नंबर 8 से 12 होता है, और हर एक सरकमवाइलेट पैपिला में 100 टेस्ट बड। ईच सरकमवाइलेट हैज 100 टेस्ट बड। दूसरा है फोलिएट। तीसरा पैपिला है हम लोग बोलते हैं फंजाइफार्म, और लास्ट पैपिला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिलीफार्म। ये चार पैपिला है। ध्यान रहे, जो सरकमवाइलेट होता है सबसे लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट साइज होता है, और फिलीफार्म जो होता है स्मॉलेस्ट होता है। ये जो फोलिएट है एडल्ट में वेस्टिजियल, वेस्टिजियल है इन एडल्ट्स। एडल्ट में वेस्टिजियल। जो फिलीफार्म होता है इसमें कोई भी टेस्ट बड नहीं होता, नो टेस्ट बड, कोई भी टेस्ट बड
नहीं होता। आगे चलें। टंग्स के दो पार्ट्स, कुछ पार्ट ओरल क्यूटिम होता है तो उसको ओरल पार्ट बोलते हैं, और कुछ पार्ट इसका फायरिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायरिंजियल पार्ट। ठीक है, टंग्स का फायरिंजियल पार्ट है क्योंकि ये कहां होता है, फायरिंग्स में, इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, फायरिंजियल पार्ट। फायरिंजियल पार्ट, ये क्या है, फायरिंजियल पार्ट। उसके बाद ये रहा ओरल पार्ट। ये ओरल पार्ट है, ओरल पार्ट। फायरेंजियल पार्ट, ओरल पार्ट दोनों एक दूसरे से अलग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनलिस ध्यान दें, इस फायरेंजियल पार्ट में एक प्रेजेंट होता है टॉन्सिल, टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल, ये क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल। ए टंग का मिडिल पार्ट, टंग का मिडिल पार्ट, ए टंग का टिप है, ए टंग का बेस है। टंग के बेस में ओरल पार्ट की बात कर रहे हैं, ओरल पार्ट, क्योंकि हम लोग अब फायरिंजियल पार्ट की बात नहीं करेंगे, जितना भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे इस ओरल पार्ट की बात करते हैं। तो टंग के बेस में ए प्रेजेंट है सर्कमवाइलेट, दे आर द सर्कमवाइलेट, सर्कमवाइलेट पाइपिला ए टू 12, और ई सर्कमवाइलेट हैज हैंडेड टेस्ट बड, हैंडेड टेस्ट बड। अब इसी सर्कमवाइलेट से वेस्टिजियल जो फोलिएट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वेस्टिजियल पाइपिला लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, फोलिएट। एडल्ट में वेस्टिजियल है। टंग के लैटरल साइड सर्कमवाइलेट से बड़ा, सर्कमवाइलेट से बड़ा, टंग के लैटरल साइड सर्कमवाइलेट से बड़ा पाइपिला है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंजाइफार्म। सॉरी, सर्कमवाइलेट से क्या होता है, छोटा, सर्कमवाइलेट से क्या होता है, छोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं फंजाइफार्म। बट टंग के मिडिल में, टंग के मिडिल में एक पाइपिला होता है, टंग के मिडिल में जो पाइपिला होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलीफार्म। फिलीफार्म, ध्यान रहे, जो फंजाइफार्म होता है सर्कमवाइलेट से छोटा, और फिलीफार्म का होता है, बड़ा होता है। ऑर्डर पूछता है, तो ऑर्डर बताइए साइज का, तो सर्कमवाइलेट, उसके बाद फंजाइफार्म, उसके बाद फिलीफार्म, क्योंकि सर्कमवाइलेट सबसे बड़ा होता है और फिलीफार्म सबसे छोटा होता है। इन दोनों के बीच में साइज किसकी आती है, फंजाइफार्म की। आगे, टंग के टिप पर, टिप की साइड में स्वीट टेस्ट, टंग के बेस की साइड में बिटर टेस्ट, बड़े आसानी से पता लग जाता है। टंग के लेटरल साइड में, लेटरल साइड किधर, टिप की तरफ, साल्ट,
टंग के पोस्टीरियर साइड की तरफ शावर टेस्ट, टेस्ट पता लगता है। अब ध्यान दें कि कुछ क्रैनियल नर्व हैं जो टेस्ट के लिए यहां रिस्पॉन्सिबल हैं। यहां हम लोग बात करते हैं क्रैनियल नर्व नंबर 7, मतलब इस ओरल पार्ट में जो टंग के थ्रू हमें टेस्ट पता लग पाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? 7 नंबर की क्रैनियल नर्व। फायरेंजियल पार्ट में 9th नंबर, फायरेंजियल पार्ट में 9th नंबर की जो क्रैनियल नर्व है, इसके थ्रू हमें टेस्ट पता लग पाता है। ध्यान रहे 7 नंबर ओरल पार्ट में, 9 नंबर फायरेंजियल पार्ट में। इनके अलावा बक्कल कैविटी में भी कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पर टेस्ट पता लग पाता है, और वहां पर जो टेस्ट पता लग पाता है हम लोग बात करते हैं 10th क्रैनियल नर्व। 10th क्रैनियल नर्व other than the buccal cavity या other than the buccal cavity या टंग्स, ठीक। अब कहीं कहीं आपको मिलेगा बक्कल कैविटी की बात नहीं करेगा, सिर्फ बोलेगा टंग के अलावा, और कहीं कहीं आपको मिलेगा नहीं बक्कल कैविटी टंग दोनों। इसका मतलब जो हम लोग फायरेंस की बात करते हैं, फायरेंस की बात करते हैं तो फायरेंस के पोस्टीरियर साइड में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होता है, जिस कंडीशन हम टेस्ट जान पाते, उसके लिए कौन है? 10th नंबर क्रैनियल नर्व। अब जो चिली है, चिली के लिए कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता, नो टेस्ट बर्ड फॉर चिलीज। तो इसका जो टेस्ट लगता है, पता लगता है, टेस्ट ड्यू टू बर्निंग सेंसेशन, ड्यू टू बर्निंग सेंसेशन। हम लोग कंप्लीट कर लिए टंग्स। टंग्स के बाद हम लोग बात करते हैं टीथ। जो टीथ होता है, टीथ हम लोग बोलते हैं, इसकी जो स्टडी होती है बोलते हैं क्या है? ओडोंटोलॉजी। टीथ की स्टडी ओडोंटोलॉजी। अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा टीथ है कितने लेयर्स मिलकर बना होता है, तो बोलते हैं 2 लेयर्स मिलकर बना होता है। एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म। टीथ, स्टडी ऑफ टीथ, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। ओरिजिन जो टीथ की है वो होता है एक्टोमेसोडर्मल, एक्टोमेसोडर्मल। टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ का टाइप्स, जो टाइप्स ऑफ टीथ है इसकी अगर हम लोग बात करें तो इन ह्यूमन बीइंग जो टाइप्स ऑफ टीथ होता है हम लोग बात करते हैं डीटीएच, डायफाइडंट, थिकोडंट और हेटेरोडंट्स। ध्यान रहे, अगर बात पूछा जाए ह्यूमन बीइंग में कितने टाइप के टीथ होता है तो डीटीएच ही बोलेंगे। जो डायफाइडंट होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक बोलते हैं मिल्क टीथ या इसे बोलते हैं डेसिडुअस टीथ, या इसे बोलते हैं टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी टीथ, इसके नंबर कितने होते हैं? 20, 10 अपर जा, 10 लोअर जा। एक कब से निकलना शुरू होता है? जब बच्चे की एज 6 मंथ होती है। 6 मंथ टू 5 ईयर के बीच में सारे के सारे मिल्क टीथ निकल आते हैं। और फिर
धीरे धीरे मिल टीथ गिरने लगता है, उसके प्लेस पर आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ जो होते हैं इसी को बोला जाता है एडल्ट टीथ। परमानेंट टीथ बोले चाहे एडल्ट टीथ बोले। जैसे जैसे मिल टीथ गिरता है उसके प्लेस परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाता है। हम लोग बात करते हैं मिल टीथ कब गिरेगा, 6 ईयर से। और जब एज 17 से 25 साल हो जाएगी तो सारे के सारे मिल टीथ गिर चुके होते हैं, उनके प्लेस पर कंप्लीट परमानेंट टीथ आ चुका होता है। तो 6 ईयर से मिल टीथ गिरने लगता है और उसके प्लेस पे परमानेंट टीथ, मिल टीथ गिरने लगेगा, उसके प्लेस परमानेंट टीथ आने लगेगा। और जब बच्चे की एज 17 से 25 साल, तो 17 से 25 साल का कोई इंसान बच्चा नहीं होता। 32 टीथ आ जाएंगे, 32 टीथ आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थिकोरान। जो थिकोरान होता है, जो हमारा टीथ होता है, जाबोन लगा होता है, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, थिकोरान। टीथ आर एम्बेडेड इन जाबोन। इसी कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं, थिकोरान। और जो हेटेरोडॉन्स होता है इसमें डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। जैसे हम लोग बात करते हैं इंसीजर, आई से डिनोट, कैनाइन, सी से डिनोट प्रीमोलर, पीएम से एंड मोलर एम से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रहे, जो कैनाइन होता है इसका फंक्शन जो होता है कटिंग होता है, कटिंग फंक्शन। सॉरी, जो इंसीजर होता है, इंसीजर फंक्शन क्या होता है, कटिंग। और जो कैनाइन होता है इसका फंक्शन जो होता है टीयरिंग। और इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, ग्राइंडिंग। तो इंसीजर, कटिंग, कैनाइन, टीयरिंग और प्रीमोलर मोलर का फंक्शन क्या होता है, ग्राइंडिंग। आगे देखिए, ये जो प्रीमोलर मोलर है, ये जो प्रीमोलर मोलर है, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रीमोलर मोलर, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रीमोलर मोलर, दे आर आल्सो कॉल्ड चिक टीथ, दे आर आल्सो कॉल्ड चिक टीथ। हम लोग बात करते हैं डेंटल फार्मूला। चलो देखें डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला की बात करें, एडल्ट्स में तो लिखने का मैनर वही है, पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एक ऐसे लाइन खींचेंगे तो लाइन के ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे, अपर जा। तो 2 1 2 3, ये अपर जा में एक साइड, चाहे तो लेफ्ट साइड की बात कर ले चाहे तो राइट साइड की बात कर ले। इस लाइन के नीचे चले तो लोअर जा, सेम मैनर, सेम नंबर, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो सपोज करिए ये अपर जा है, ये लोअर जा है, तो अपर जा में जो अरेंजमेंट होता है वही अरेंजमेंट लोअर जा में होता है। सपोज करिए ये राइट साइड का पार्ट है, इतना ही सेम मैनर में लेफ्ट साइड होता है, मतलब इसका जस्ट डबल करते हैं तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ टीथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग ऐसे बात किए थे, ये अपर जा है, लोअर जा है, एक मिड लाइन ड्रा कर दें, ये क्या हो गया आर बोले तो राइट साइड, ये क्या हो गया एल लेफ्ट साइड। यहां पर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इंसीजर, कैनाइन सिमिलर अरेंजमेंट होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होता। प्रीमोलर, मोलर सेम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर,
इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अरेंजमेंट भी वही होगा, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, ये अरेंजमेंट होता है। आपसे ऐसे पूछेगा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रीमोलर, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रीमोलर इन बक्कल कैविटी, तो आप क्या बोलोगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रीमोलर, तो 2 अपर जॉ में लेफ्ट साइड, 2 अपर जॉ में राइट साइड, तो 2 + 2 4। लोअर जॉ में चलें, 2 लोअर जॉ में लेफ्ट साइड एंड 2 राइट साइड, 2 and 2 4, 4 + 4 टोटल नंबर कितना हो जाएगा 8। कैलकुलेट कर लें यहां पे, देखिए प्रीमोलर अपर जॉ राइट साइड, अपर जॉ लेफ्ट साइड, 2 + 2 2 + 2 4, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल नंबर 4 4 8। ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा रहा है। अब मोलर की बात करें, मोलर का नंबर 3 3 है, अपर जॉ में लेफ्ट साइड, लोअर जॉ में लेफ्ट साइड, अपर जॉ में राइट साइड, लोअर अपर जॉ में राइट साइड और लोअर जॉ में राइट साइड। इनमें से हम लोग जरा अरेंजमेंट की बात करें तो ये रहा फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का मोलर, ऐसे ही फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर मोलर, क्योंकि 3 मोलर है ना, तीनों का नंबरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों की नंबरिंग ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो जो तीसरे नंबर का मोलर होता है, तीसरे नंबर का मोलर थर्ड मोलर, तीसरे नंबर का मोलर थर्ड मोलर, थर्ड मोलर, जो थर्ड मोलर है, जो तीसरे नंबर का मोलर है ये क्या है, नॉन फंक्शनल। थर्ड मोलर आर वेस्टिजियल। टोटल 4 इन नंबर, टोटल कितनी है 4, 1 2 3 4, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। इसे क्या बोला जाता है, विजडम टीथ। अब जरा हम लोग चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड का केस, तो चाइल्ड के केस में क्या होता है, प्रीमोलर ऑप्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आप भूल जाएं कोई बात नहीं, लेकिन ये लाइन जरूर याद रखें कि चाइल्ड में प्रीमोलर ऑप्शन होता है। सिमिलर अरेंजमेंट, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखिए थर्ड मोलर तो सबसे बाद में निकलेगा, सबसे लेटेस्ट कौन निकलता है, सबसे लास्ट में कौन निकलता है, थर्ड मोलर। तो अगर हम लोग देखें 2 1, प्रीमोलर तो होगा नहीं, 0 कर देंगे। अब मोलर कितने होंगे, सिमिलर मैनर लोअर जॉ में 2 1 0 2। एक चाइल्ड का टेंडर फार्मूला ए हो गया राइट साइड में और इतने हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो बच्चे के माउथ में टोटल नंबर ऑफ टीथ निकल आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रीमोलर बच्चों केस में नहीं होता। टीथ का स्ट्रक्चर, जो टीथ होते हैं, टीथ के 3 पार्ट होते हैं। टीथ का 3 पार्ट होता है, जरा देखिए। जब हम लोग हंसते समय दांत दिखाते हैं तो हम लोगों को टीथ का फर्स्ट पार्ट दिखता है जिसको बोलते हैं क्राउन। देखिए भी समझ में आ जाएगा। ये रहा पल्प कैविटी, दे आर द पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। ये क्या है, पल्प कैविटी।
स्पल्प प्रोटीन क्या होगा? ब्लड वेसल्स। स्पल्प प्रोटीन क्या होता है? नर्व्स होते हैं, ये लोग होते हैं। अब इसके अराउंड ये मिलता है एक सेल, और ये सेल लाइफ में बार बार सिक्रीशन होता है इसका, बार बार इसका सिक्रीशन होता है। और इस सेल के सिक्रीशन से जो टीथ का पार्ट बनता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। इसको बोला गया क्या? डेंटाइन। डेंटाइन। और इस सेल को हम लोग बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। जो अक्सर सिक्रीट हो रहा होता है। इसी सेल के सेक्रीशन से डेंटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब इसके अराउंड एक और सेल होती है जो लाइफ में एक ही बार सिक्रीट होती है, जिसका सेक्रीशन लाइफ में एक ही बार होता है। और इस सेल के सिक्रीशन से इनामेल बनता है। इस सेल के सिक्रीशन से इनामेल बनता है। इनामेल बनता है। और इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? एमिलोब्लास्ट सेल्स। एमिलोब्लास्ट सेल बोला जाता है इसको। अब इनामेल डेंटाइन दोनों को हम लोग एक साथ कंसीडर करते हैं तो बोलते हैं क्राउन। जब हम लोग हंसते हैं, दांत दिखाते हैं, हम लोगों का सिर्फ इतना पार्ट दिखता है, क्राउन पार्ट दिखता है। टीथ कहां फंसा होगा? जाबोन के अंदर। तो मान लो ये जाबोन हो गई, ये जाबोन हो गई। जाबोन। इसी जाबोन के अंदर एक टीथ कहां होता है? लगा होता है। और इसी कंडीशन हम लोग क्या बोले थे? ठीक हो रहा। इतना पार्ट टीथ का नेक कहलाता है। टीथ का इतना पार्ट नेक कहलाएगा। और रिमेनिंग पार्ट टीथ का तो होता है रूट। ये रूट है, ये रूट है। और जो बीच में स्पेस दिखता है इसको बोलते हैं रूट कैनाल। और जब इसी में हम लोग सीमेंट भरवा देते हैं, जब इसमें हम लोग सीमेंटिंग कराते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और शान बोलते क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और शान भी बड़ा बड़ा पॉपुलर नेम है आरसीटी। यही आरसीटी। नेक्स्ट आगे देखें। ये जो रूट है, ये जो रूट है, नेक है और क्राउन है, दे आर द तीन पार्ट। रूट कहां लगा हुआ है? जाबोन के अंदर। तो ये जो जाबोन के अंदर का स्पेस है, इसका जो स्पेस है इसको बोलते हैं एल्वियोलस। एल्वियोलस बोला जाता है, इसके स्पेस को बोलते हैं एल्वियोलस। ध्यान रहे, लंग के एल्वियोलाई में जो स्पेस होता है उसको भी क्या बोलते हैं? एल्वियोलस। ध्यान रहे, जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसकी जो एल्वियोलाई होती है उसके अंदर का स्पेस भी क्या होता है? एल्वियोलस। आगे चलें। ये एल्वियोलस स्पेस है। तो इस स्पेस एल्वियोलस में एक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। तो उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन पूछा गया आपसे
कि जो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन होता है इसका फंक्शन क्या होता है। आप बोलोगे पेरिडोंटल मेम्ब्रेन जो फंक्शन होता है, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो टीथ के रूट को जाबोन से अलग करता है। ये पेरिडोंटल मेम्ब्रेन है, टीथ के रूट को जाबोन से अलग करेगा। इसमें जो इनामेल होता है, ध्यान रहे, ई से इनामेल, ई से एक्टोडर्म, और जो डेंटाइन होता है ये होता है मीजोडर्मल। ये पूछता है तो याद रखें, ई से इनामेल, ई से एक्टोडर्म और डेंटाइन मीजोडर्म। इनामेल किसको कवर कर रहा है? ये डेंटाइन है, डेंटाइन के चारों तरफ करो है इनामेल, हम लोग बोलते हैं इनामेल कवर टू डेंटाइन। जो इनामेल होता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, ये बोन से भी हार्ड होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, इससे हार्ड बॉडी का और कोई पार्ट नहीं होता। तो दे आर द फर्स्ट पार्ट टीथ का, क्राउन, सेकेंड पार्ट नेक। जो नेक होता है हम लोग बोलते हैं नेक आर घिरा हुआ है, कवर्ड बाई गम, मसूड़े से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं रूट का। ये जो रूट्स है, अलग अलग टीथ में रूट्स का नंबर अलग अलग होता है। तो यहां देखिए मैंने 2 रूट बनाया है, 2 रूट से, ये अलग टाइप का टीथ है। टोटल टीथ कितना है? 32। तो टीथ में जो रूट्स है वो वेरिएबल होते हैं। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये जो अपर जा का थर्ड मोलर है, थर्ड मोलर आप अपर जा, क्या आपके एग्जाम क्वेश्चन आया थर्ड मोलर आप अपर जा, जो विजडम टीथ है तो इसकी बात कर रहे हैं, टोटल विजडम टीथ की नहीं, क्योंकि लोअर जा में थर्ड मोलर भी है, उसमें रूट्स का नंबर अलग अलग होता है। तो अपर जा में जो थर्ड मोलर है उसमें हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रूट्स, देखिए मान ले ये थर्ड मोलर है और इस मोलर पे क्या है? कस्प है, एक कस्प है, इसमें एक रूट ए है, ये दूसरा रूट से और ये तीसरा रूट से। तो 1 2 3 टोटल कितने होते हैं? 3 रूट्स। ऐसे आपको अलग अलग टीथ में रूट्स का नंबर निकालना होगा, देखना होगा, याद करना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग यहां पर नोट कर लें, रूट्स का फार्मूला। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, अरेंजमेंट वही, अपर जा हो गया और नीचे लोअर जा। 1 1 3 1 1 1 2। चलिए 1 1 2 3 ए अपर जा में नंबर ऑफ रूट्स इन टीथ, और लोअर जा में 1 1 1 2, मतलब 11 12। नीचे क्या है? 11 12 है, पहले 11 आता है फिर 12 आता है, ऊपर वाले याद रखेंगे, नीचे 11 12। तो ये क्या हो गया? रूट्स ऑफ टीथ। इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए एलिमेंट्री कैनाल। हम लोग बात करते हैं डायस्टोग्लैंड्स। चले डायस्टोग्लैंड्स की बात करते हैं।
डाइस्टो ग्लैंड्स, अगर हम लोग डाइस्टो ग्लैंड्स की बात करें, डाइस्टो ग्लैंड्स की बात करें, ये जो डाइस्टो ग्लैंड्स है, इस डाइस्टो ग्लैंड हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स, जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स आर 3 पेयर, 3 पेयर होता है। प्रेजेंट outside the buccal cavity and open in buccal cavity through own duct। जितने भी सैलिवरी ग्लैंड हैं सबके सब बक्कल कैविटी के बाहर होंगे। 3 पेयर होंगे, 3 पेयर हैं बक्कल कैविटी के बाहर हैं, लेकिन उनकी ओपनिंग बक्कल कैविटी के अंदर उनकी खुद की डक्ट्स होता है। इनमें हम लोग बात करें, एक सैलिवरी ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स 1 पेयर। ये कहां प्रेजेंट होता है? ये कान के पास चिक के नीचे, प्रेजेंट नियर ईयर बिलो चिक, बिलो चिक। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स। दे आर डक्ट, इसकी जो डक्ट होती है कार्ड एक्सटेंशन डक्ट, ओपन at base of second molar of upper jaw। जो अपर जा का सेकंड मोलर है उसके बेस जाकर खुलता है। नेक्स्ट, जो पैरोटिड ग्लैंड है स्टिमुलेटेड बाई 9th नंबर की क्रेनियल नर्व। पैरोटिड ग्लैंड जितना भी सलाइवा का सिक्रीशन होता है उसका 25% सिक्रीशन पैरोटिड ग्लैंड होता है। 25% सिक्रीशन of total amount of saliva or secretion of parotid gland। पैरोटिड ग्लैंड्स। नेक्स्ट, जो पैरोटिड ग्लैंड्स होता है इसमें वायरस का इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन। कौन सा वायरस है? पैरामिक्जो वायरस, पैरामिक्जो वायरस काज मम डिजीज। मम्स डिजीज। अब सैलिवरी ग्लैंड के बाद हम लोग बात करते हैं सबलिंगुअल।
सबलिंगुअल, ए सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब टंग्स, ये टंग्स के नीचे होता है। प्रेजेंट बिलो टंग, ओपन एट फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय ओन डक्ट, अपनी डक्ट के थ्रू, और इसके डक्ट को बोलते हैं कार्ड डक्ट ऑफ राइविनस, डक्ट ऑफ राइविनस। नेक्स्ट पॉइंट, दे स्टिमुलेटेड बाय 7th number of cranial nerve, 7th number of cranial nerve, और इस ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है 5% secretion of total amount of saliva or secretion of sublingual glands. सबलिंगुअल ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब का मतलब नीचे, मैंडिबुलर मतलब मैंडिबिल, ये मैंडिबिल के नीचे होता है, तो प्रेजेंट बिलो द मैंडिबिल, present below the mandible and open at base of central incisor of lower jaw by own duct, जो लोअर जा का सेंट्रल इंसीजर है, मतलब इंसीजर के बीच, सेंट्रल इंसीजर ऑफ ओन डक्ट कार्ड वाटस डक्ट, वाटस डक्ट। नेक्स्ट, दे स्टिमुलेटेड बाय 7th number of cranial nerve और their secretion 70%, जितना भी सलाइवा होता है उसका 70% सलाइवा इसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। देयर सिक्रीशन आर 70% ऑफ सब मैंडिबुलर, जितना भी सलाइवा होता है, जितना भी सलाइवा होता है उसका 70% सिक्रीशन इस सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट, सैलिवरी ग्लैंड्स में नेक्स्ट पॉइंट, salivary gland secretes saliva, saliva, saliva का pH 6.8 होता है। चले, टोटल अमाउंट 1 से 1.5 लीटर पर डे। न विश्वास हो तो एक दिन सुबह सुबह लीटर लेके बैठ जाएं, टंग को बाहर निकालें और सलाइवा भरना शुरू कर दें। जो सलाइवा होता है इसके दो पार्ट्स हैं, वाटर है बोले तो सॉल्वेंट, और दूसरा सॉल्यूट है। वाटर
0.5% टोटल अमाउंट ऑफ सलाइवा का, और जो सॉल्यूट होता है 0.5% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सलाइवा। वाटर क्या करेगा? जब कोई हम लोग फूड को बक्कल के रख करके टीथ के थ्रू मेस्टिकेट करते हैं, तो जो फूड के केमिकल्स होते हैं इस वाटर में डिजॉल्व होते हैं, और जिसकी वजह से हम टेस्ट जान पाते हैं। फूड केमिकल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑफ सलाइवा, लेकिन कहां पर? इनसाइड बक्कल क्यूटी। वाटर क्या करेगा? क्लीन माउथ फेरिंग्स, इन सबको क्या करता है? क्लीन करता है। सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट में क्या क्या होगा? सॉल्यूट में दे हैज, सॉल्यूट में क्या क्या प्रेजेंट होगा? एंजाइम्स। एंजाइम्स में एक एंजाइम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फरी एमाइलेज, या ऐसे क्या बोलते हैं? टाइलिन। क्या बोलेंगे? टाइलिन। इसका पीएच 6.8 होता है। ऐसी सल्फरी एमाइलेज के पीएच की वजह से हम लोग सलाइवा का पीएच 6.8 बोलते हैं। एक्चुअल में सल्फरी एमाइलेज का पीएच क्या होता है? 6.8, और इसी पीएच की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? सलाइवा का पीएच। सलाइवा कहां होता है? बक्कल क्यूटी में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बक्कल क्यूटी का भी पीएच क्या होगा? 6.8। नेक्स्ट, एक एंजाइम्स होती है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, जो लाइसोजाइम एंजाइम से अगर फूड में कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया तो बक्कल क्यूटी में प्रेजेंट जो लाइसोजाइम है सलाइवा के इनसाइड, सलाइवा में जो लाइसोजाइम है इनसाइड द बक्कल क्यूटी। फिर सुने, सलाइवा में जो लाइसोजाइम नेम का एंजाइम से इनसाइड द बक्कल क्यूटी आए हुए बैक्टीरिया को किल कराएगा इनसाइड द बक्कल क्यूटी। बैक्टीरिया कहां से आ गया? फूड के थ्रू। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। अब एंजाइम्स के बाद हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में मिलेगा सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा थायोसाइनेट आयन। थायोसाइनेट आयन। ध्यान रहे, अगर फूड के थ्रू बैक्टीरिया आया हुआ है तो लाइसोजाइम उसको किल करेगा। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबैक्टीरियल। अगर फूड के संग कोई माइक्रोब्स आया है, कोई पैथोजेंस आया हुआ बैक्टीरिया के अलावा, तो उसको मारने का काम कौन करता है? थायोसाइनेट आयन। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं एक्ट एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। नेक्स्ट, इसके आगे हम लोग चले, इसमें प्रेजेंट होगा म्यूसिन। एक हम लोग बात कर लिए एंजाइम, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स, नेक्स्ट क्या करें? म्यूसिन। म्यूसिन है क्या? ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ। इसमें प्रेजेंट क्या होगा? इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन IgA। इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे हम लोग यूरिया की बात करें एंड यूरिक एसिड। हम लोग यहां पर कंप्लीट कर लिए क्या? सैलिवरी ग्लैंड्स। अब सैलिवरी ग्लैंड के बाद हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
चले, दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है ये कहां प्रेजेंट होता है? हम लोग बात किए हुए हैं, सपोज करिए स्टमक है, और स्टमक में मान लें ये स्टमक का इनर लेयर, जैसे हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे तो हिस्टोलॉजी हम लोग दोबारा वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। जो स्टमक का इनर लेयर है, स्टमक का जो इनर लेयर है, इस स्टमक के इनर लेयर में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स हैं, या ऐसे बोले एक कंप्लीट गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और उसमें बहुत सारी सेल्स होंगी। इस लेयर हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन म्यूकोजा ऑफ स्टमक। अगर हम लोग एक को बाहर निकालें, देखिए अगर हम लोग एक को डिफाइन करें तो देखें कुछ ऐसा होगा। एज सच, ठीक, देखिए इसमें सेल्स हैं, सेल्स हैं। अब इनमें कुछ सेल्स होंगी जिनको हम लोग बोलेंगे ऑक्जेंटिक सेल्स, कुछ होंगे पेप्टिक सेल्स, कुछ होंगे म्यूकस सेल्स। ये सेल्स हैं, ये सारे सेल्स हैं। अब इनमें से एक कुछ सेल्स हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं पेप्टिक, सॉरी ऑक्जेंटिक सेल्स। ये ऑक्जेंटिक सेल्स हैं। और इसी ऑक्जेंटिक सेल हम लोग क्या बोलते हैं? पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स। और इन्हीं में कुछ मिलेगा जिनको हम लोग बोलते हैं म्यूकस सेल। म्यूकस सेल्स। और इसी में आपको मिलेगा पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स। तो पैराइटल सेल हम लोग बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, पेप्टिक सेल हम लोग बोलते हैं चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स, जाइमोजन सेल्स। और इसमें मिलता है म्यूकस सेल्स। क्या मिलता है? म्यूकस सेल्स। यही तीन सेल मेन होती हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती हैं और जहां से एंजाइम्स निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करने वाली ही तीन एंजाइम्स होती है, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करने वाली ही तीन एंजाइम्स होती है। इनके अलावा कुछ और भी सेल्स होते हैं, जैसे हम लोग बात करें यहां पर, ये कुछ और सेल्स हैं इसमें। ये कुछ और सेल्स हैं, ये माइनर सेल्स होती है। मेन यही तीन सेल्स है, और यही तीन सेल मिल क्या बना रही हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इसका शेप कैसा है? ट्यूब जैसा। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो कॉल्ड
ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ट्यूबुलर ग्लैंड्स। और इन सेल्स का सिक्रीशन निकलेगा कहां पर? इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर स्पेस में, और ये सारे फ्लूइड बाहर रिलीज होंगे ओपन, और ओपन होकर कहां आएंगे? ओपन होकर के स्टमक में आएंगे, ओपन होकर स्टमक में आएंगे। अब इनके अलावा एक सेल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स एक गैस्ट्रिक ग्लैंड के इनसाइड इंक्लूड नहीं है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट नहीं है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में ही 3 ही सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में मेन ही 3 सेल्स। इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिन सेल, गैस्ट्रिन सेल्स। देखिए पेप्टिक सेल्स सिक्रेट, सिक्रेट क्या करेगा? प्रोपेप्सिनोजेन। सिक्रेट क्या करेगा? प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। ये सब के सब इनएक्टिव एंजाइम्स है। दे आल्सो सिक्रेट गैस्ट्रिक लाइपेज, दे आल्सो सिक्रेट गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन ध्यान रहे, गैस्ट्रिक लाइपेज इन्फेंट के कंडीशन में रिलीज होता है, बच्चों के केस में निकलता है, लेकिन सारे बच्चों में नहीं निकलेगा, सारे इन्फेंट नहीं निकलेगा। उन्हीं इन्फेंट निकलता है जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर प्रॉपर रूप से पैनक्रियाज डेवलप नहीं हुआ था। उन्हीं बच्चों के स्टमक में एक गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, उसका पैनक्रियाज डेवलप होता है, वैसे वैसे एक गैस्ट्रिक लाइपेज इनएक्टिव होता चला जाता है। और जब उस बच्चे में आफ्टर बर्थ पैनक्रियाज वेल डेवलप हो गई, गैस्ट्रिक लाइपेज बिकम्स इनएक्टिव। तो ये क्या रहा? ये सब के सब एंजाइम्स हैं जो पेप्टिक सेल या चीफ सेल या जाइमोजन सेल से सिक्रीट होता है। हम लोग बात करते हैं पैराइटल सेल्स, या ऐसे बात करें म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल या ऐसे बोलते हैं नेक सेल। दे सिक्रीट म्यूकस। ये क्या सिक्रीट करता है म्यूकस? जैसे मान लो स्टमक है, स्टमक है, मान लो स्टमक का इनर लेयर म्यूकोजा। अब जब ये म्यूकस सेल का म्यूकस निकल कर आएगा, तो म्यूकस कहां लगेगा? म्यूकस इसके स्टमक के इनर सरफेस पर, या स्टमक के इनर सरफेस क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। इन्हीं सेल से क्या निकल रहा है? एंजाइम्स निकल रही, इन्हीं सेल से निकल रहा है। ऑक्जेंटिक सेल का भी सिक्रीशन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एचसीएल, एलओ भी आएंगे, एचसीएल भी आएगा। इसी से पेप्टिक या चीफ सेल का एंजाइम्स भी निकलेगा, ये सारे लोग आएंगे। ठीक है, तो म्यूकस इनर सरफेस पर लगा हुआ है। अब एचसीएल जब इस इनर सरफेस पड़ेगा, एचसीएल तो स्ट्रांग एसिड है, तो स्टमक के इनर सरफेस को डैमेज होने से बचाता है कौन? म्यूकस। और साथ ही साथ अगर कोई सॉलिड फूड पार्टिकल एंटर किया, तो सॉलिड फूड पार्टिकल की वजह से स्टमक की इनर सरफेस डैमेज हो, उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ स्टमक from HCl
सॉलिड फूड पार्टिकल, इससे प्रोटेक्ट करेगा। हम लोग बात करते हैं पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स की बात करें, अगर हम लोग पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान दें, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो होता है, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो होता है, secretes HCl and some intrinsic factor, ये secrete करेगा। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, अगर इस फूड में, ये जो फूड आ रहा है, अगर इस फूड में विटामिन B12 है तो विटामिन B12 ऑफ फूड बाइंड विथ इस इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू and absorb in ileum। ध्यान रहे कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है इनसाइड द इलियम। नेक्स्ट पॉइंट, HCl की बात करें, HCl की बात करें तो जो इस पेप्टिक या चीफ सेल या जाइमोजन सेल से प्रोपेप्सिनोजन और प्रोरेनिन निकलता है, प्रोपेप्सिनो इनएक्टिव फॉर्म है, इस पर HCl ऐड करेगा और प्रोपेप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाएगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्सिन। जब पेप्सिन बनेगा तो पेप्सिन की वजह से फूड का डाइजेशन होगा। हम लोग अगले स्टेप में बात करेंगे। पेप्सिन का जो पीएच होता है 1.8 होता है। पेप्सिन का जो पीएच है 1.8 होता है। और जो पेप्सिन का पीएच है 1.8, जरा हम लोग यहां ध्यान दें, जो प्रोपेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव एंजाइम से, एंजाइम का एक्टिव साइट, एंजाइम का एक्टिव साइट है, एंजाइम्स का एक्टिव साइट है। अब ये एंजाइम इनएक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि जो इसका एक्टिव साइट है ये मास्क हो गया है, कवर हो गया है मेम्ब्रेन से, तो इसका एक्टिव साइट फ्री नहीं है, तो इनएक्टिव फॉर्म है। और यही इनएक्टिव फॉर्म के एंजाइम हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोपेप्सिनोजन। तो प्रोपेप्सिनोजन इनएक्टिव स्टेट में है। और जब इस प्रोपेप्सिनो पर HCl पड़ेगा, HCl पड़ेगा तो जो मास्किंग है ये डिजॉल्व हो जाएगी HCl की वजह से, और फिर इसका एक्टिव साइट क्या हो जाएगा, एक्टिव साइट फ्री हो जाएगा। और जैसे एक्टिव साइट फ्री हो जाएगा, हम लोग अब इस प्रोपेप्सिनोजन को पेप्सिन बोलने लगेंगे, पेप्सिन बोलने लगेंगे, दे आर द एक्टिव फॉर्म। इसका पीएच 1.8, और एक बार पेप्सिन बन गया तो पेप्सिन भी प्रोपेप्सिनोजन पर ऐड करने लगता है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, 1.8 पीएच होने की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लाइक HCl, तो पेप्सिन भी इसी पर ऐड करता है। तो पेप्सिन भी इस प्रोपेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने लगता है। HCl तो कर ही रहा होता है, पेप्सिन भी करने लगता है। और पेप्सिन जब प्रोपेप्सिनोजन पर ऐड करेगा तो क्या बनेगा, पेप्सिन ही बनेगा। इसका मतलब है पेप्सिन हैज ऑटोकैटालिटिक प्रॉपर्टी, हैज ऑटोकैटालिटिक
प्रॉपर्टी। किसकी वजह से? ड्यू टू देयर एसिडिक नेचर। बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखिए। नेक्स्ट है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन, प्रोरेनिन पे HCl ऐड करेगा, रेनिन बनेगा, लेकिन रेनिन के पास ऑटोकैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखिए। अगर इस फूड में आयरन है, फूड में आयरन है, तो HCl उसको एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। आयरन इन फूड, HCl इस पर ऐड करेगा, तो जो आयरन यहां पर कन्वर्ट होगा, इसका जो कन्वर्जन होगा एब्जॉर्ब। मतलब जो फूड में आयरन होता है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ये कौन सा चक्कर है? ये जो फूड जो आयरन होता है फेरिक फॉर्म में, फेरिक फॉर्म होता है। अब फेरिक फॉर्म का आयरन कभी एब्जॉर्ब नहीं होता। जब फेरिक फॉर्म पर HCl ऐड करता है, एक कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फेरस फॉर्म में। और जब फेरस फॉर्म कन्वर्ट होगा तो फेरस फॉर्म दे आर आसानी से एब्जॉर्ब इनसाइड द स्टमक। बात सुनिए। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, इन केस किसी ह्यूमन बीइंग के पैराइटल सेल डैमेज हो जाएं तो उनको क्या क्या हो सकता है? अगर पैराइटल सेल डैमेज हो गया, HCl नहीं निकलेगा। अगर HCl नहीं निकलेगा तो प्रोपेप्सिनोजन पेप्सिन कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। अगर पैराइटल सेल या ऑक्जेंटी सेल डैमेज हो गए तो इंटेंसिक फैक्टर नहीं निकलेगा, तो विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं होगी। अगर HCl नहीं निकला तो आयरन नहीं एब्सॉर्ब हुआ, तो एक प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। सॉरी, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, और दूसरा आयरन का एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। अगर आयरन का और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो उसको क्या हो सकता है? एनीमिया। इनडायरेक्टली एनीमिया काज करा देगा। क्योंकि अगर पैराइटल से डैमेज नहीं हुआ, दो प्रॉपर्टी आएगी। पैराइटल से डैमेज हो गया, अगर पैराइटल से डैमेज हो गया, ऑक्जेंटी सेल जिसको बोल रहे हैं, अगर डैमेज हो गया, एक प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा और पर्सन में भी सफर्स फ्रॉम एनीमिया। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, नहीं फूड का आयरन एब्जॉर्ब होगा, वो सफर करेगा किससे? एनीमिया से। बोले कौन सी एनीमिया? तो बोले क्या? पर्नीशियस एनीमिया। भाई विटामिन B12 की डिफिशियंसी पर्नीशियस एनीमिया नहीं होती है। चलिए, अब लोग कंप्लीट कर लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड के एसेंस। अब बात करते हैं अर्जेंडाफिन और गैस्ट्रिक सेल। ये माइनर सेल्स हैं, मेजर सेल्स वही तीन थे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन स्टमक में कुछ और माइनर सेल्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड also has some minor cells, इसमें एक है, हम लोग बात करें इंडोक्राइन सेल्स। इंडोक्राइन सेल्स, और इस इंडोक्राइन सेल्स में आपको एक मिल गया क्या? अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स दे secretes क्या? सेरोटोनिन, they secrete histamine, they secrete GIP, बोले तो गैस्ट्रो
या गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीआईपी। ये क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर ये क्या होता है, वैसोडायलेटर, और ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, ए इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, inhibit the secretion of gastric juice। अब इंडोक्राइन सेल में दूसरे की बात कर लें। हम लोग इसको बोल रहे थे क्या, गैस्ट्रिक सेल। गैस्ट्रिक सेल, जो गैस्ट्रिक सेल है सिक्रीट गैस्ट्रिन हार्मोन्स, और गैस्ट्रिन हार्मोन्स क्या करेगा, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब ध्यान देखिए, बड़ा खूबसूरत पॉइंट है क्या बच्चे, ध्यान दें, गैस्ट्रिन हार्मोन्स एक गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा है, और जीआईपी गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक, गैस्ट्रिन हार्मोन्स एंड जीआईपी एंटागोनिस्टिक, और जीआईपी का एक नेम और होता है इंट्रोगैस्ट्रॉन। इंट्रोगैस्ट्रॉन ये हो गया इंडोक्राइन सेल्स। इसके अलावा गैस्ट्रिक या स्टमक के इन्हीं पार्ट में एक और सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल, स्टेम सेल के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर यह सीएल ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, स्टमक के अंदर बर्निंग होने लगेगा, फिर भी यह सीएल का सिक्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो स्टमक का लेयर क्या होगा, डैमेज होने लगेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर। मतलब स्टमक के इनर सेल्स डैमेज होंगे तो गैस्ट्रिक अल्सर होगा, और जब गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर का ट्रीटमेंट कराने के लिए पेशेंट जाएगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, मेडिसिन देगा, मेडिसिन दे करके इसी स्टेम सेल में प्रोलिफरेशन कराएगा। जब स्टेम सेल में प्रोलिफरेशन होगा, इसका नंबर बढ़ेगा, तो डैमेज सेल को ये क्या कर देगा, कवर कर लेगा, डैमेज सेल को रिप्लेस कर देगा, उसके प्लेस उसको हटा कर खुद उसके प्लेस पे आ जाएगा, और ये सीएल के एक्शन से स्टमक को बचाएगा। They proliferate and replace the damaged cell to provide protection from gastric ulcer। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक ग्लैंड कंप्लीट हो गया। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के आगे हम लोग बात करते हैं लीवर। लीवर
लीवर की बात करें, लीवर और लीवर को हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेशन खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं।